हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मक़दम, वेलकम और स्वागत है। फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस के ख़िलाफ़ इजरायली हमलों में न सिर्फ अमेरिका के हथियार और जंगी बेड़े मदद कर रहे हैं, बल्कि अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ गाज़ा में इजराइल के ज़रिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कत्लेआम में मदद कर रही हैं। प्रेस टीवी की जर्नलिस्ट मरियम कारे-गोज़लू ने हाल ही में एक बहुत ही गहराई के साथ रिसर्च की है और इन अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के चेहरे से पर्दा उठाया है। फ़िलिस्तीनियों के कत्लेआम में इजराइल की मदद करने वाली इन बड़ी कंपनियों में कंप्यूटर से मुताल्लिक़ सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेज़न जैसी कई बड़ी कंपनियां शामिल हैं। आज हम आपके सामने इस रिसर्च के ज़रिए आई सभी हकीकतों को रखेंगे। ये तकनीकी इन्फॉर्मेशन बहुत अहम है, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। प्रेस टीवी की जर्नलिस्ट मरियम कारे-गोज़लू के मुताबिक वाशिंगटन में हेडक्वार्टर वाली मल्टी नेशनल तकनीकी बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले हफ्ते 2 स्टाफ के लोगों को निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने गाज़ा पर साल भर चले इजराइल और अमेरिका के ज़रिए कत्लेआम में मारे गए फ़िलिस्तीनियों के लिए कंपनी के हेडक्वार्टर में एक प्रोटेस्ट प्रोग्राम रखा था। मिस्र की नस्ल के 2 बर्खास्त माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉइज़ अब्दो मोहम्मद और होसम नस्र दोनों ही नो एज़्योर फॉर एपार्थाइड नाम के स्टाफ कोalition में सरगर्म तौर से शामिल थे। ये ग्रुप महीनों से माइक्रोसॉफ्ट के ज़रिए अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग तकनीक को इजराइल को बेचने की मुखालिफत कर रहा है, जिसमें इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी और कंपनी के ज़रिए गाज़ा में फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ इजराइल की तरफ से कत्लेआम और जंगी जराइम को सपोर्ट करने की मुखालिफत का हवाला दिया गया है। क्लाउड सर्विसेज और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में दुनिया की जानी मानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बर्खास्तगी के बारे में ख़ास तफसील दिए बिना अपनी अंदरूनी पॉलिसीज़ के मुताबिक कई स्टाफ के लोगों की बर्खास्तगी को कंफर्म किया है। बर्खास्त किए गए लोगों में से एक होसम नस्र ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि तो मुझे लगता है कि अब राज खुल गया है। मुझे थर्सडे को माइक्रोसॉफ्ट से उस वक्त निकाल दिया गया जबकि कुछ ही घंटे पहले हमने अमेरिकी फंडेड और माइक्रोसॉफ्ट की मदद से इजरायली कत्लेआम में मारे गए फ़िलिस्तीनियों को याद करने के लिए एक प्रोग्राम किया था। हालांकि नस्र ने इस बात पर जोर दिया है कि उनकी बर्खास्तगी साथ ही माइक्रोसॉफ्ट में दूसरे फ़िलिस्तीनी, अरब और मुस्लिम स्टाफ के साथ गैर मुनासिब बर्ताव का कोई अलग थलग वाक़या नहीं है। उन्होंने कहा कि यह एक तरफ़ा और ताकत के इस्तेमाल के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है, जो कम से कम 2021 से मुख्तलिफ नज़रिए वाले किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ चल रहा है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि माइक्रोसॉफ्ट से उनकी बर्खास्तगी उनकी आवाज़ को दबा नहीं पाएगी या उन्हें फ़िलिस्तीनी हकूक़ और जंगी जराइम को जारी रखने में माइक्रोसॉफ्ट की मिलीभगत से मुताल्लिक़ मालूमात पर बोलना जारी रखने से नहीं रोक पाएगी। उन्होंने आगे कहा है कि अगर उन्हें लगता है कि मुझे नौकरी से निकाल देने से मैं चुप हो जाऊंगा, तो वे इससे ज़्यादा गलत नहीं हो सकते। जितना ज़्यादा वे हमें चुप कराने की कोशिश करेंगे, हमारी आवाज़ उतनी ही तेज़ होती जाएगी। हम रुकेंगे नहीं, हम आराम नहीं करेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में हेडक्वार्टर वाली मल्टीनेशनल टेक कंपनी गूगल ने इस साल के शुरुआत में इजराइल के साथ कंपनी के एग्रीमेंट की मुखालिफत करने के लिए 50 से ज़्यादा स्टाफ के लोगों को नौकरी से निकाल दिया। इस एग्रीमेंट को प्रोजेक्ट निम्बस के नाम से जाना जाता है। गूगल और अमेज़न ने इजराइल को क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खिदमात मुहैया करने के लिए 2021 में इस 1.2 अरब डॉलर के समझौते पर दस्तखत किए थे। क्लाउड कंप्यूटिंग एडवांस डेटा रखने और प्रोसेस करने की सलाहियत मुहैया करके गाज़ा के साथ साथ कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक और लेबनान में इजरायली फ़ौज की मदद करती है। रिपोर्ट बताती है कि इजरायली फ़ौज ने गाज़ा के साथ साथ लेबनान में बड़ी तादाद में लोगों पर बड़े पैमाने पर निगरानी वाली जानकारी इकट्ठा करने के लिए क्लाउड सर्विसेज का
استعمال کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کلاؤڈ دینے والی آرٹیفیشل انٹیلیجنس صلاحیتیں اور سروسز مہیا کرتے ہیں جنہوں نے غزہ پر جنگ کی شروعات کے بعد سے فوج کی صلاحیت کو بڑھایا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایمیزون، گوگل اور مائیکروسافٹ اسرائیلی قتل عام کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ اس سال جولائی میں تل ابیب کے پاس ریشون لیزین میں IT فار IDF کانفرنس میں اسرائیلی فوج کے کمپیوٹنگ اور انفارمیشن سسٹم سینٹر کے کمانڈر کرنل راچیلی ڈیمبسکی نے کنفرم کیا تھا کہ اسرائیل غزہ پٹی کے خلاف اپنے حملوں میں ان امریکی تکنیکی کمپنیوں کے ذریعے مہیا کی گئی کلاؤڈ اسٹوریج اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سروسز کا استعمال کر رہا ہے۔ ڈیمبسکی کی تقریر کی سلائیڈ پریزنٹیشن میں ایمیزون ویب سروس AWS، گوگل کلاؤڈ اور مائیکروسافٹ ایزیورے کے لوگو دکھائے گئے تھے جو ڈیٹا پروسیسنگ اور مینجمنٹ کے لیے اسرائیلی فوج کی ان کی تکنیک پر بہت زیادہ ڈیپینڈنسی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس پردہ فاش نے پھر سے غزہ پر قتل عام کے دوران ان تکنیکی کمپنیوں اور اسرائیلی فوج کے بیچ کوآپریشن کو اجاگر کر دیا جس نے اب تک 43,100 سے زیادہ بے گناہ لوگوں کی جان لے لی ہے، جن میں سے زیادہ تر عورتیں اور بچے شامل ہیں۔ ڈیمبسکی نے اپنی تقریر میں کہا کہ ان کمپنیوں کے ساتھ کام کرنے سے اسرائیلی فوج کو غزہ پٹی میں بہت اہم آپریشنل کامیابیاں ملی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 2021 میں جب گوگل اور ایمیزون ویب سروسز نے $1.2 ارب کے پروجیکٹ نمبس پر دستخط کیے تو وہ اسرائیلی سرکار اور اس کی فوج کو کلاؤڈ کمپیوٹنگ سروسز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ صلاحیتیں مہیا کرنے کے لیے راضی ہوئے تھے۔ ایک سال بعد گوگل نے اس سمجھوتے کے حصے کے طور پر اسرائیل کے قبضے والے علاقوں میں ایک کلاؤڈ سینٹر قائم کیا۔ پروجیکٹ نمبس کے تحت گوگل نے امیجز، تقریروں کے اسکرپٹ کے جذباتی میٹیریل کا اسیسمنٹ کرنے کے لیے چہرے کی پہچان اور آٹومیٹک فوٹو انالیسس، آبجیکٹ ٹریکنگ اور جذباتی اسیسمنٹ جیسی ایڈوانس آرٹیفیشل انٹیلیجنس صلاحیتیں مہیا کرتا ہے۔ اس سمجھوتے کے تحت گوگل اسرائیلی ڈیفنس منسٹری کو ڈیٹا اکٹھا کرنے اور پروسیسنگ کے لیے اپنے کلاؤڈ انفراسٹرکچر کے اندر ایک محفوظ لینڈنگ زون مہیا کرتا ہے، ساتھ ہی گوگل کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سروسز تک پہنچ بھی مہیا کرتا ہے۔ گوگل نے لگاتار یہ کہا ہے کہ اس کا نمبس سمجھوتا صرف فائنانس، ہیلتھ سروسز، ٹرانسپورٹ اور ایجوکیشن جیسی اسرائیلی منسٹریز کے لیے کمرشل سروسز مہیا کرتا ہے۔ حالانکہ اسرائیلی افسران کے ذریعے دیے گئے دستاویز اور بیان ایک الگ کہانی بتاتے ہیں۔ جنگ میں خاص طور سے غزہ میں قتل عام میں اسرائیل کے ذریعے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سروسز دیے جانے کے بارے میں اٹھے سوالات کے باوجود اپریل میں ٹائم میگزین کے ذریعے دیکھے گئے کمپنی کے دستاویز سے پتہ چلا کہ گوگل نے مارچ 2024 میں اسرائیل کے ساتھ اپنی ساجھیداری کو بڑھایا ہے، جس سے کہ اس کو گوگل کی آٹومیٹک تکنیکوں کا استعمال کرنے کا راستہ ہموار ہوا۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے لمبی مدت سے گوگل کے ذریعے دی گئی بائیومیٹرک نگرانی کا استعمال کیا ہے، جس میں چہرے کی پہچان کی تکنیک بھی شامل ہے، جس کا استعمال ویسٹ بینک اور پوروی یروشلم میں فلسطینیوں پر کنٹرول رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ پچھلے سال اکتوبر میں غزہ پر اسرائیلی زمینی فوج کے حملے کے بعد فوج نے اس نگرانی کو غزہ تک بڑھا دیا، جس میں فوجیوں نے بائیومیٹرک پہچان کے لیے گوگل فوٹو سسٹم کا استعمال کیا۔ 19 نومبر 2023 کو اس سسٹم کی وجہ سے ہی نارتھ غزہ سے بھاگتے وقت فلسطینی شاعر مصعب ابو طاہا کو غلط طریقے سے پہچانا گیا اور ایک چیک پوائنٹ پر اسرائیلی فوج کے ذریعے منمانے ڈھنگ سے حراست میں لیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی، ان سے پوچھ تاچھ کی گئی، انہیں پیٹا گیا اور بعد میں بنا کسی صفائی دیے انہیں چھوڑ دیا گیا۔ 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیل گوگل کے سرچ انجن اور یوٹیوب پر اشتہارات یعنی ایڈورٹائزمنٹ بھی چلا رہا ہے، جس میں فلسطینی ریفیوجیز کے لیے یونائٹڈ نیشن کی راحت دینے والی ایجنسی UNRWA کے بارے میں غلط جانکاری پھیلائی جا رہی ہے۔ ان اشتہارات میں بے بنیاد دعوے کیے گئے ہیں کہ UNRWA حماس سے جڑا ہوا ہے اور UNRWA کو بدنام کرنے اور غزہ میں فلسطینیوں کو سپورٹ کرنے میں اس کے کام کو کمزور کرنے کے لیے
टेररिस्ट को तैनात करता है। +972 मैगजीन और लोकल कॉल के जरिए हाल ही में की गई जांच में पता चला है कि इजरायली फौज गाजा में लोगों पर निगरानी डेटा इकट्ठा करने के लिए अमेज़न की क्लाउड सर्विस का इस्तेमाल करती है, जबकि फौजी कार्रवाइयों के लिए गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीनें हासिल करती है। अमेज़न वेब सर्विसेज AWS इजराइल की फौज के खुफिया डायरेक्टरेट को बड़े पैमाने पर डेटा इकट्ठा करने की सलाहियत मुहैया करता है, जिससे गाजा में तकरीबन सभी पर बड़े पैमाने पर निगरानी जानकारी इकट्ठा करने का काम आसान होता है। जांच के मुताबिक अमेज़न वेब सर्विसेज AWS इजराइल की फौज के खुफिया डायरेक्टरेट को बड़े पैमाने पर डेटा इकट्ठा करने की सलाहियत मुहैया करता है, जिससे गाजा में तकरीबन सभी पर बड़े पैमाने पर निगरानी जानकारी इकट्ठा करने का काम आसान होता है। जांच के मुताबिक AWS सर्विसेज ने कभी कभी इजरायली फौज के लिए हवाई हमले के टारगेट्स को कंफर्म करने में भी अहम रोल अदा किया है। इसके अलावा प्रोजेक्ट निम्बस के जरिए से अमेज़न की मददगार कंपनी AWS ने अगस्त 2023 में इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में एक क्लाउड इलाका कायम किया, जिससे इजराइल को क्लाउड पर अहम जानकारी ट्रांसफ़र करने के काबिल बना दिया। इस क्लाउड सर्विस का एक ख़ास ग्राहक यानी कस्टमर बैंक लेउमी है, जो एक ख़ास इजरायली बैंक है जिसकी वेस्ट बैंक में जंगी जराइम और गैर कानूनी बस्तियों को फंड देने के लिए नुक्ताचीनी की गई है। अमेज़न वेब सर्विसेज AWS अमेरिका की डेटा एनालिसिस कंपनी पेलंटिर के साथ भी काम करती है, जो फौजों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल मुहैया करती है, जिससे जंग लड़ने की सलाहियतों को बढ़ाने में मदद मिलती है। जनवरी में पेलंटिर ने इजराइल की जंगी कोशिशों में मदद करने के लिए टेक्नोलॉजी मुहैया करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ एक स्ट्रेटेजिक साझेदारी पर रजामंदी जताई थी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का इजराइल की फौज और जासूसी एजेंसियों के साथ भी लंबी मुद्दत से तिजारती ताल्लुक़ रहा है, जो पिछले 7 अक्टूबर से और भी मजबूत हुआ है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार इस साझेदारी को जन्नत में हुई शादी और ज़मीन पर कबूल किए जाने के तौर पर बताया था। कंपनी के बेसिक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट एज्यूरे का इस्तेमाल इजराइल की फौज के जरिए बड़े पैमाने पर किया गया है और इसे इजराइल का ख़ास क्लाउड सप्लाई करने वाला माना जाता है। पिछले साल गाजा पर इजरायली कत्लेआम शुरू होने के तकरीबन 1 महीने बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इजराइल में एक नया क्लाउड इलाका पेश किया और फौजी मकासद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड सर्विसेज मुहैया की। माइक्रोसॉफ्ट इजराइल की गैर कानूनी बस्तियों के बसाने, फौज, पुलिस और इजरायली जेल सर्विसेज को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सर्विसेज की पेशकश करके मुख्तलिफ इजरायली कामों को भी सपोर्ट करती है। अक्टूबर 2024 तक इजरायली हिरासत सेंटर्स यानी जेलों में 10,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी गैर कानूनी तरीके से रखे गए हैं। उनमें से तकरीबन सभी को बिना किसी इल्ज़ाम, चार्जशीट या मुकदमे के रखा गया है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ऑफिस के साथ साथ राइट्स ग्रुप्स के ज़रिए मुहैया की गई कन्फर्म गवाहियों के मुताबिक गाजा के फ़िलिस्तीनी कैदियों, जिनमें सैकड़ों मेडिकल स्टाफ, यूनाइटेड नेशन के स्टाफ मेंबर्स, औरतें और बच्चे भी शामिल हैं, को लंबी मुद्दत तक खुफिया और बिना किसी राब्ते के हिरासत में टॉर्चर, बदसलूकी और सेक्स हमलों का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट ये भी इशारा करती है कि गाजा के खिलाफ जंग शुरू होने के बाद से गाजा के बाहर रहने वाले कई फ़िलिस्तीनियों के माइक्रोसॉफ्ट ईमेल खाते और स्काइप एक्सेस को बिना किसी वजह बताए सस्पेंड कर दिया गया है। इन रुकावटों की वजह से बैंक खातों तक पहुंचने में मुश्किलात, काम में रुकावट और गाजा में अपने कुनबों से और ज़्यादा दूरी हो गई है, जो पिछले साल कई बार इंटरनेट काटे जाने से मुतासिर हुए थे। इजराइल मुखालिफ तकनीकी स्टाफ के मुताबिक इजराइल को खदमात मुहैया करने वाली तकनीकी कंपनियों ने उन्हें शदीद इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के गुनाह में हिस्सेदार बना दिया है, क्योंकि वे इजराइल के ज़रिए कत्लेआम, इंसानियत के ख़िलाफ़ क्राइम्स और जंगी जराइम में मदद दे रहे हैं। ये सीरियस खिलाफ वर्जी इस वक्त इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC दोनों के ज़रिए जांच के तहत आई हुई है।
नौकरी से निकाले जाने समेत नतीजों का सामना करने के बावजूद तकनीकी स्टाफ इजराइल को सर्विसेज मुहैया करने की मुखालिफत में मजबूत है। माइक्रोसॉफ्ट के ज़रिए नौकरी से निकाले जाने वाले होसम नस्र ने अपने एक्स पोस्ट के ज़रिए उन लोगों को चुनौती दी है जो गाज़ा कत्लेआम में माइक्रोसॉफ्ट की मिलीभगत के खिलाफ बोलने के लिए नतीजों के डर के बारे में पूछते हैं, और सवाल को उन्होंने उन पर ही पलट दिया। उन्होंने लिखा है कि मुझसे अक्सर पूछा जाता है, क्या आपको नौकरी से निकाले जाने का डर नहीं है? क्या आपको अमेरिका से बाहर निकाले जाने का डर नहीं है? और मेरा हमेशा जवाब होता है, क्या आपको डर नहीं है? क्या आप हमारे दौर के कत्लेआम में हिस्सेदार होने से नहीं डरते? उन्होंने आगे पूछा है कि क्या आप हमारे दौर की सबसे सीरियस मॉरल क्राइसिस में से एक के सामने चुप रहने से नहीं डरते? क्या आप इस बात से नहीं डरते कि जब आपके बच्चे और नाती नातिन आपसे पूछेंगे कि गाज़ा कत्लेआम के वक्त आप कहाँ थे, तो आप उन्हें क्या बताएंगे? मैं समझता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट के ज़रिए नौकरी से निकाले जाने वाले होसम नस्र ने जो सवालात उठाए हैं वो बहुत ही बुनियादी हैं। इस पर सभी को गौर करना चाहिए और वक्त रहते इन बुनियादी सवालात का जवाब तलाश करना चाहिए। अगर इंसानियत का ज़मीर ज़िंदा है तो हर नॉर्मल इंसान किसी भी जुल्म को देखकर तड़प जाएगा, और गाज़ा में जिस तरह से इंसानियत का कत्ल हो रहा है वो सबके सामने है। मीडिया स्टार वर्ल्ड की आज की पेशकश कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।